हेलो दोस्तों, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। सब वीडियोस जनरली मैंने टॉपिक सिलेबस के उठाते हुए और आपके कोर्स कंटेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया है। आज कुछ थोड़ा सा हटके है। क्या हटके है? देखो, आपके जो कमेंट हैं, आपके जो मुझे शेयर करते हो, कोई भी बात आप मुझे कहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट ने मुझे सजेस्ट किया कि मैम आपके वीडियोस मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं और बहुत अच्छे से समझ में आता है, पर आप हमें ये बताइए कि एक एग्जाम के टाइम पे हमें आंसर कैसे लिखना चाहिए, उसके बारे में हमें गाइड कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा उस स्टूडेंट ने जब मुझसे ये बात शेयर करी, और मुझे लगा हाँ, मुझे ये भी तो एक टॉपिक हो सकता है मेरे स्टूडेंट्स को ये चीज़ को समझाने के लिए। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है स्टूडेंट को आते हुए भी आंसर को वो ढंग से नहीं लिख के आता है और उसके मार्क्स उतने नहीं आ पाते जितने उसके आ सकते थे। तो दोस्तों, आज फिर चलो नई शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है, टेक्निक्स ऑफ आंसर राइटिंग इन एग्जामिनेशन। किस तरीके से एग्जाम में आंसर लिखना चाहिए एग्जाम के टाइम पे, वो एक पर्टिकुलर टाइमिंग और वो एक पर्टिकुलर स्पेस, यानी जो कॉपी मिली है आपको, ये दोनों बहुत क्रूशियल है। हाउ टू मैनेज विद ऑल दीज लिमिटेड थिंग्स। आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट, कॉमर्स के स्टूडेंट समझ सकते हैं कि वी हैव अनलिमिटेड नीड्स एंड वी हैव लिमिटेड सोर्सेस। तो हाउ टू मैनेज इट, दिस इज टोटली मैनेजमेंट। बस आज के वीडियो में मैं यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे अपने उस 3 घंटे में उस 36 पेज की कॉपी में अपना द बेस्ट देना है। तो देखो दोस्तों, जब भी हमें एक आंसर लिखना है तो एक्चुअली केवल वो 3 घंटे काफ़ी नहीं हो सकते। वो 3 घंटे केवल आपके परफॉर्मेंस के हैं। उस 3 घंटों से पहले कई घंटे ऐसे होते हैं जो आपकी प्रिपरेशन के होते हैं। एंड विदाउट प्रिपरेशन यू कैन नॉट परफॉर्म। मेरी टैगलाइन है, देयर मस्ट बी अ प्रेशर, देयर मस्ट बी अ प्रिपरेशन टू परफॉर्म स्मार्टली एंड इफेक्टिवली। तो ये बात मेरी समझ में आ रही होगी कि बिना तैयारी के और बिना किसी दबाव के अगर आप अपनी परफॉर्मेंस देते हो तो यकीन मान लिए कि आपकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतरीन नहीं होगी जितनी बेहतरीन हो सकती थी। तो किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को हम बेहतरीन बना सकते हैं, उसको मैं कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ आपको। कुछ टेक्निक्स होती हैं। आज आप और मैं में से कोई भी मेरिट होल्डर हो सकता है, कोई भी गोल्ड मेडलिस्ट हो सकता है, लेकिन जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं उनकी प्रिपरेशन एक स्ट्रेटेजी के साथ होती है। वो एक रणनीति के साथ उस एग्जाम के मैदान में उतरते हैं। वो 3 घंटे वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, तब वो कहीं जाकर के अपनी परफॉर्मेंस को क्लिक करते हैं। तो आज जरा बात करें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। उनको कुछ पॉइंट्स में मैंने आपके सामने लेके आई हूँ। और एक आप देखोगे, इस बोर्ड को देखोगे, मेरा कोई एग्जाम नहीं है, मेरा कोई एग्जाम नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एनहेंस योर नॉलेज, आई एम जस्ट शेयरिंग माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल। तब भी मैंने बोर्ड को मैंने लिखा है, उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी रखी है कि आपको देखते ही कुछ लगे कि कुछ तो है इसमें। मैंने एन सर्किल भी किया है, मैंने अंडरलाइन भी किया है, मैंने इंक चेंज भी की है, मैंने एक डायग्राम में कुछ चीज़ों को ऐड किया है, उस डायग्राम में कुछ चीज़ों को हाईलाइट भी किया है। अब ये पॉइंट्स में भी मैंने लिखा है। अब देखो, आपको मैं नहीं भी बोलूँ ना तो भी आपको समझ में आएगा कि हाउ टू प्रेजेंट आवरसेल्फ। अगर आप बोल रहे हो तो प्रेजेंट कर ही सकते हो, लेकिन जहां आप बोल नहीं रहे हो, आपकी कॉपी बोलेगी, तो आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप अपनी कॉपी को वो लैंग्वेज दे सको जिसमें एक एग्जामिनर सुनेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, केवल देखेगा। ध्यान दो मैंने क्या बोला है। एक एग्जामिनर नहीं पूरा पूरा वर्ड पढ़ता है, नहीं पूरी पूरी कॉपी पढ़ता है, नहीं वो आपकी भाषा को सुनेगा आप क्या बोल सकते थे, लेकिन वो आपकी कॉपी को देख रहा है। अब वो कॉपी कितना दिखा रही है टोटली डिपेंड्स ऑन यू। योर एफर्ट्स विल बी शोन इन द कॉपी। अब ये आपकी क्षमता है कि आपकी कॉपी में आप किस तरीके से दिखावट डालोगे, डिस्प्ले कैसे करोगे। तो आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल सेट कर रही हूँ कि मेरा बोर्ड भी तो कुछ बोल ही रहा है ना।
यहाँ तो मैं साथ में बैठी हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, मैं नहीं भी बैठी हूँ, मैं नहीं भी बोल रही हूँ ना, तो भी बोर्ड बहुत कुछ कह रहा है। हेडिंग है, पॉइंट्स हैं, हाइलाइट्स है, बुलेट्स हैं, एनसर्किल है, डायग्राम है, बस यही चीज समझाना चाहती हूँ। वापस से बता रही हूँ, आपकी स्मार्ट प्रेजेंटेशन आपके एक एवरेज आंसर को भी बहुत बेहतरीन बना सकती है, और एक बहुत बेहतरीन आंसर भी एवरेज या बिलो एवरेज में काउंट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्मार्ट प्रेजेंटेशन। तो बी अवेयर एंड बी कॉन्शियस अबाउट दिस। एग्जाम की प्रिपरेशन होना अलग चीज है और एग्जाम में परफॉर्म करना दूसरी चीज है। आई एम जस्ट फोकसिंग हाउ टू परफॉर्म। आपकी आंसर कॉपी में आप कैसे अपने आप को शो करोगे, साबित करोगे, आपकी एविडेंस क्या कहते हैं आपके बारे में, बस उसी की बात करते हैं। शुरू करें। नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग, इन्वेस्ट फ्यू मिनट्स टू रीड क्वेश्चन पेपर थॉरोली। आपका 3 घंटे का पेपर है, उस 3 घंटे में आपको सबसे पहले तो एक प्लानिंग करनी होगी। पहले से 3 घंटे स्टार्ट हो उससे भी पहले प्लानिंग करनी होगी कि मेरे को कितने क्वेश्चंस का, जो क्वेश्चन पेपर का जो लेआउट होता है ये आपको पता होना चाहिए, और कौन से क्वेश्चन कितने टाइप में आने वाले हैं, कितने वेटेज के आने वाले हैं, इन सब के लिए अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करो। मैं केवल क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को नहीं फोकस कर रही, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होते हैं जो कि जो स्टेचुरी बॉडीज के होते हैं, CA CS वाले, उनके लिए भी मैं फोकस कर रही हूँ। मैं जो ऑटोनॉमस बॉडीज होते हैं उनके स्टूडेंट्स किस तरह से एग्जाम को फेस करते हैं, उनका पैटर्न अलग होता है, तो उस चीज को भी मैं फोकस कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बताती कि आपके क्वेश्चन पेपर का लेआउट क्या है, पर क्या है ये आपको पहले पता कर लेना चाहिए। अपने पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को देखने से ये पता चल जाता है। लेकिन जो भी चीज है उसके हिसाब से स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स, उस 3 घंटे के कुछ मिनट्स, मैं 3 मिनट मानती हूँ, 3 मिनट से 5 मिनट के बीच में आपको उस क्वेश्चन पेपर को थॉरोली पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है इन्वेस्ट, मैंने ये स्पेंट नहीं लिखा है, मैंने इन्वेस्ट लिखा है। और इन्वेस्ट वो चीज होती है जो रिटर्न देगी आपको। अगर आपने इन्वेस्ट सही जगह सही तरीके से कर दिया तो ये रिटर्न बढ़िया आने वाला है। तो आपको ये 3 से 5 मिनट इन्वेस्ट करने हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का आया है और आपकी तैयारी के साथ किस तरह से ये मैच करता है। आ रही बात समझ में? तो आपके ये 3 से 5 मिनट वेस्ट ऑफ टाइम कतई नहीं है, कतई ही नहीं है। आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट को जब आप कर देते हो तो आप सेकेंड स्टेप पे आ जाओ। सेट द प्रायोरिटी एज पर कॉन्फिडेंस। अब आपका कॉन्फिडेंस क्या अलाउ करता है आपको, आपकी तैयारी और आपका आत्मविश्वास किस तरह से आए हुए क्वेश्चन पेपर के साथ मैच होगा। जरूरी नहीं है कि आपकी तैयारी उस क्वेश्चन पेपर के साथ में मैच हो, पर किस तरह से मैच होगी इसके लिए आपको अपनी प्राथमिकताएं सेट करनी पड़ेंगी। कौन सा क्वेश्चन पहले अटेंड करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, इवन कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इन सारी चीजों के लिए आपको एक टाइम चाहिए, एक काम माइंड भी चाहिए, शांत दिमाग। हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है बच्चों। हड़बड़ी अगर कर ली तो टोटल गड़बड़ी की आशंकाएं रहेंगी। अब मैं आपको क्या कह रही हूँ, आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, यानी प्राथमिकताएं सेट करनी है। और प्राथमिकताओं में आपको ये तय करना है किस क्वेश्चन को मैं सबसे बेहतरीन कर सकता हूँ। जिस भी क्वेश्चन के आंसर में आपका आत्मविश्वास आपको अलाउ करता है, यस आई कैन डू वेरी स्मार्टली एंड आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स, तो आप उसको पहले अटेम्प्ट करो। ये प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए आपको। अपने क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से लाइटली मार्क कर लेना चाहिए, कौन कौन से करूंगा, पहले कौन सा करूंगा। ये आपकी प्लानिंग चलेगी, ठीक है। अब आ जाओ ऑर्गेनाइज थॉट्स एंड प्रेजेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने विचारों को संगठित करो, अपने प्रस्तुतिकरण को संगठित करो। किस दिशा में मुझे आगे बढ़ना है इस चीज के लिए तय करो अपने प्रोग्राम को। अपने विचारों को कॉल करो कि मैं कौन सा चीज पहले लिखूंगा। देखो कभी भी कॉपी में ना स्ट्राइक ऑफ मत करा करो। लिखा और काटा, फिर लिखा और काटा तो ऐसा काटा कि ऐसे लगे जैसे पेज का मर्डर कर रहे हो आप। बहुत बुरा इंप्रेशन देता है, बहुत ही बुरा इंप्रेशन देता है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें काउंट करते हैं। एक एग्जामिनर की साइकोलॉजी को आपको समझ में जरूरी रखना चाहिए। आपकी समझ इतनी होनी चाहिए कि आप एक
जो आपका एग्जामिनर है, जो आपका कॉपी चेकर है ना, वो किस तरह से सोचता है, क्या वो हमारी कॉपियों में पसंद करता है, क्या बिल्कुल नहीं पसंद करता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये साइकोलॉजी, अभी आपको मालूम है कि मैं अभी प्रेजेंटली जिस सब्जेक्ट को कवर कर रही हूँ वो हमारी कंज्यूमर साइकोलॉजी को कवर कर रही हूँ, और ये भी साइकोलॉजी का ही मैटर है कि फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ योर एग्जामिनर। इफ यू कैन, यू विल क्लिक। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप जरूर सक्सेस लोगे। तो यहाँ पे क्या कहता है, आप अपने विचारों को संगठित करो, आप ऑर्गेनाइज करो कि क्या काम कैसे शुरू करना है, कैसे लिखना है। अब उसके लिए क्या करना होगा, देखो बच्चों, मैंने इसे एक डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंट किया है। मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अब मैं उन 3 घंटों को तो कहूंगी। अब यहाँ पे उस क्वेश्चन को कितनी देर में कंप्लीट करना है, इसके लिए भी आपको टाइम मैनेज करना है। यहाँ 3 घंटे का मतलब 180 मिनट है। इस 180 मिनट में अगर 3 से 5 मिनट तो आपने पहले ही निकाल दिए, तो पीछे बच रहे हैं आपके पास 175 मिनट। 175 मिनट्स आर देयर। इन 175 मिनट को 100 नंबर के या 70 नंबर के, जो भी आपका वेटेज है मैक्सिमम, उसमें किस तरह से मैनेज करना है लेआउट के हिसाब से। 2 नंबर के कितने हैं, 5 नंबर के कितने हैं, 14 या 20 मार्क्स के कितने हैं, ये सारी चीजें आपको मैनेज करना होगा। अगर 15 नंबर या 14 मार्क्स का या 20 मार्क्स का ऐसे टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके लिए आपको तय कर लेना चाहिए कि अगर मुझे 20 मार्क्स का पेपर क्वेश्चन है और उसे मेरे को 32 मिनट में या 35 मिनट में कंप्लीट करना है, तो अपनी प्लानिंग करो कि पहले क्वेश्चन में हमेशा देखो ज़्यादा टाइम लगता है, तो अपनी प्लानिंग करो पहले क्वेश्चन को तो मैं 40 से 42 मिनट्स में कंप्लीट कर लूँ, और बाकी के क्वेश्चंस को मैं जहाँ 35 मिनट्स मैंने टारगेट किया है वो मेरा 25 से और 28 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। नहीं कंप्लीट हो रहा है, लेआउट बना करके छोड़ दो, नेक्स्ट पे मूव कर जाओ। ऐसा ना हो कि ये 3 घंटे में आप 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ या 80 नंबर के पेपर को ही अटेम्प्ट कर पाओ और 3 घंटे पूरे हो जाए और आपका पेपर पूरा अपीयर ही ना हो पाओ उसमें। आप समझ रहे हो? तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ विल यू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो 100 नंबर में से मार्क्स आएंगे, वही काउंट होंगे। नहीं, अगर आपने 70 नंबर का या 60 नंबर का ही क्वेश्चन अटेंड किए ना, तो वो 100 के ही काउंटिंग में जाएंगे। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी सरेंडर मत करो चीजों में, प्लानिंग करो। प्लानिंग, सरेंडर करने से केवल हार है, सरेंडर नहीं करना है। जो लोग कमजोर होते हैं, डरपोक होते हैं, वो लोग सरेंडर करते हैं, और जो लोग बहुत मजबूत दिल वाले होते हैं और बहुत साहसी होते हैं ना, वो हमेशा प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। What you are, which type of person you are, just decide yourself and judge yourself. I'm not saying कि आप किस तरह के बंदे हैं, आप अपने आप को जज कीजिए कि what type of person I am, right? तो अब इसको जरा समझने की कोशिश करो। मैंने कहा टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है 3 घंटे प्लस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पर्टिकुलर टाइम, उसके लिए आपको प्लान करना है। अब आती हूं मैं प्रेजेंटेशन। अपने आंसर की प्रेजेंटेशन को कैसे बनाना है, यहाँ ध्यान दो। कुछ चीजें बता रही हूँ। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? बहुत कॉमन वर्ड है प्रेजेंटेशन। अरे प्रेजेंटेशन में क्या चीजें काउंट होती है? बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, नीटनेस। आपके आंसर स्क्रिप्ट की नीटनेस सबसे पहले काउंट होती है। नीटनेस का मतलब पूरी कॉपी ब्लैंक हो, वो नहीं, बहुत ज्यादा ही साफ सफाई हो गई है तो पूरा ही सफाई हो गया, ऐसा नहीं। आप जब लिखते हो तो कितनी नीटनेस है उसमें, स्ट्राइक ऑफ नहीं होना चाहिए, पेन लीक वगैरह नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें नीटनेस में काउंट होती है। तो नीटनेस मस्ट बी देयर। लिजिबल, आपकी जो लैंग्वेज है, चाहे हिंदी लिखो, चाहे इंग्लिश लिखो, चाहे बायलिंगुअल लिखो, लिजिबल होना चाहिए। लिजिबल का मतलब होता है जो पढ़ने में आ रही हो। अगर पढ़ने में एक एग्जामिनर को बहुत फोकस करना पड़े या बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़े ना, वो इरिटेट होता है। अब हमेशा अवॉइड करो एग्जामिनर के इरिटेशन को। किसी भी हालत में आपकी कॉपी पे उसका इरिटेशन नहीं क्रिएट होना चाहिए। खुश होना चाहिए एग्जामिनर। खुश होता है ना तब बहुत पैसा खर्च करता है। आप देखना हमारे फंक्शंस वगैरह में हम कितना पैसा खर्च करते हैं। तो एक एग्जामिनर भी अपने खाते में से जो मार्क्स है ना, वो हमारे खाते में जो ट्रांसफर करना है ना, उसे वो खर्च करने हैं। तो उसका मूड हैप्पी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मूड हैप्पी नहीं हुआ ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाने वाली है आपको, उसको नहीं होगी। अब देखो, लिजिबिलिटी का मतलब है पढ़ने के लायक होना चाहिए आपका मैटर। आपकी राइटिंग जो है ना पढ़ने के लायक होनी चाहिए, कचरा राइटिंग नहीं होनी चाहिए, गुड़ गोबर सा लगता है। हाईलाइट करो, चीजों को हाईलाइट करो। जो आप लिख रहे हो अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको हाईलाइट करो। वो आपके पेंसिल से भी हाईलाइट हो सकती है, स्केच से भी हो सकती है, कलरफुल पेन से भी हो सकती है, अंडरलाइनिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हाईलाइट करने के कोई भी तरीके हो सकते हैं। व्हाट मैनर यू आर लाइकिंग यू कैन डू।
पॉइंट्स में लिखो आंसर्स को पैराग्राफ में मत लिखा करो, पॉइंट्स में लिखा करो। पैराग्राफ देखने में ही बहुत बोरिंग लगता है, पॉइंट्स देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं। छोटी छोटी चीजों में बातें को करो, लंबे लंबे सेंटेंसेस को अवॉइड करो, बहुत बोरिंग हो जाता है। तो ये तो बात हुई प्रेजेंटेशन की। अब जरा आओ कंटेंट। एक्चुअल आपकी आंसर कॉपी का कंटेंट जो है ना, किंग है, किंग, राजा है। इसके बिना कुछ भी नहीं है। अगर राजा नहीं तो पूरा जो प्रजा है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। एक अकेला मात्र है, वो है कंटेंट। आपकी मटेरियल, आंसर मटेरियल कैसा है, कंटेंट क्वालिटी कैसी है, उसमें आप अपने आंसर में प्रिसाइज करो। छोटे में बहुत कुछ बताओ, फैला फैला के मत लिखो, एक ही बात को 10 बार मत घोटो। अगर कहीं भी उसने थोड़ा भी पढ़ लिया और 5 सेंटेंस एक जैसे दिखे, बहुत बुरी बीतने वाली आपकी आगे की कॉपी पर। अभी तक जो बीत गई, हो सकता है वो पीछे जाकर के कट भी कर दे उन मार्क्स को। अगर प्रिसाइज नहीं हुआ, फैलाव हुआ या रिपीटेटिव हुआ, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। रेफरेंस दो, चीजों में रेफरेंस डालो। किसके रेफरेंस में इस बात को आप यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हो, टेक्स्ट जो आप डाल रहे हो किसके रेफरेंस से डाल रहे हो। आइडिया, अपने आइडियाज भी डालो। कई बार कमेंट के फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, अप्लाइड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप अपने आइडियाज को शो करो कि इन माय आइडिया दिस इज दिस, ऐसा शो करो। फैक्ट्स डालो, फिगर्स डालो, सच्चाइयां डालो, तथ्य डालो। हवा में बातें मत करो। जो भी बात कर रहे हो ना, अच्छी बात करो। मैं अगर आज आपको ये वीडियो बना के दे रही हूँ तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ कि देखो, दिस इज द स्टाइल टू प्रेजेंट योरसेल्फ, तो दिस इज माई फैक्ट। मैं बात केवल जबानी हवा में नहीं कर रही हूँ। आई एम फॉलोइंग दिस मैनर, दैट मीन्स आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग द नॉलेज। अरे बस में तो फैक्ट्स डालो, फिगर्स डालो। वर्ड लिमिट, अगर आपको वर्ड लिमिट दिए है क्वेश्चन में तो ऑलवेज फॉलो द वर्ड लिमिट। अगर वर्ड लिमिट को आप इग्नोर करके और मर्जियां जितना लिख जाते हो, मान लेना आपके मार्क्स कट जाएंगे। एग्जामिनर बहुत मूडी होता है, बहुत ज्यादा मूडी होता है, हिंदी में बोलूं तो सनकी होता है, मिनट लगाता है एग्जाम में नंबर काटने में। तो आप ऐसा कोई काम मत करो जहां पे उसकी सनक चढ़ जाए, समझ रहे हो। हैप्पी मूड में रखो, उसको पुचकार के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर को पुचकार के रखना आप ही के हाथ में है और उसको खराब करना भी आप ही के हाथ में है। अब आप क्या करोगे ये डिपेंड करता है आप पे। तो अपनी वर्ड लिमिट को ध्यान रखो। ये हो गया कंटेंट का मामला। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज लेआउट। लेआउट का मतलब है ढांचा। एक आंसर का भी ढांचा होता है। देखो, मैं कॉपी की तो बात कर ही रही हूँ, हर कॉपी में बहुत सारे आंसर लिखते हो और हर एक आंसर का अपना एक ढांचा होता है। अगर आप ऐसे टाइप आंसर लिख रहे हो तो उसके लेआउट को बकायदा फॉलो करो। और लेआउट में क्या क्या चीज आती है, देखो, हेडिंग्स आते हैं। हमेशा स्टार्ट करो इंट्रोडक्शन से या मीनिंग से। इंट्रोडक्शन या मीनिंग अगर आप डालते हो और एक छोटा सा पैसेज भी आप डाल देते हो ना, तो बड़ी अच्छी सी हैप्पी स्टार्टिंग फील आता है, बहुत अच्छी शुरुआत है। जैसे आप पिक्चर देखना शुरू करते हो तो अगर स्टार्टिंग बेहतरीन होती है ना, तो हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं। ये कनेक्शन और कंटिन्यूएशन ये आप डालोगे, ये मैग्नेटिज्म आप डालोगे। अगर आपके हेडिंग्स ऐसे हो कि मैं आगे बढ़ने की को पसंद करूं तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो बहुत आराम से मैं मूव कर जाऊंगा। मुझे जरूरत नहीं है आपकी कॉपी को पढ़ने की। मैंने साफ कह दिया, एग्जामिनर कॉपी पढ़ता नहीं भैया, देखता है। उस देखने में आप क्या दिखाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि अगर आप में इतनी एनरिच है आपकी नॉलेज और आपको इस आंसर से रिलेटेड सारे फैक्ट्स फिगर्स पता है, तो दिखाओ, बताओ, फटाफट बताओ। ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 3 घंटे में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी करनी होगी जहां पे वो 7 या 8 मिनट में उस कॉपी को जज कर देगा। ये 3 घंटे की मेहनत आपकी वो 8 मिनट में जज कर देगा। तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, पढ़वाना नहीं होगा। आगे बात करते हैं। हेडिंग्स होनी चाहिए। मैंने कहा स्टार्टिंग हमेशा इंट्रोडक्शन से, मीनिंग से करो। डेफिनेशन डालो, हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन डालो, डेफिनेशन में कम से कम 2 डेफिनेशन और लास्ट में एक ओन डेफिनेशन, इन अदर वर्ड्स, उसको डालो। उन्हीं डेफिनेशन से 5 या 6 पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के या साइलेंट फीचर्स के निकाल डालो। उसके बाद आगे बढ़ो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इंपॉर्टेंस पूछी है, सिग्निफिकेंस पूछी है, प्रिंसिपल पूछा है, कंसेप्ट पूछा है, थ्योरी पूछा है, मेरिट्स, डिमेरिट्स, क्रिटिसिज्म, क्या पूछा क्या है। अब फोकस करो, यहाँ तक का काम तो करना ही था। अब आगे बढ़ो मेन क्वेश्चन में। अच्छा देखो, आंसर लिखते समय बीच बीच में क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, कहीं ट्रैक बदल तो नहीं गया है। बहुत आराम से ट्रैक चेंज हो जाता है बच्चों का। कई बार देखा है, स्टार्टिंग बहुत बढ़िया करी है, पर जहां पे क्वेश्चन मेन था वहीं पे एंड कर दिया। मतलब जहां वो कहते नहीं है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी कश्ती तो डूबी थी वहां जहाँ पानी कम था। तो बताइए, जहां पानी कम था वहां डुबो दिया अगर नैया को, जहां तो फिर मतलब ही नहीं है। फिर तो आप गहरे पानी में तो क्या ही करते, अगर कम पानी में भी आप अपनी नैया को डुबो दोगे, खुद ही खुद की सुसाइड कर रहे हो।
गलत काम कभी मत करो। हेडिंग्स हो गए, एंड में कंक्लूड जरूर करो, इन ब्रीफ समराइज जरूर करो हर आंसर को। और एक बहुत अच्छी सी चीज बता रही हूँ, छोटी सी चीज है, जब भी आंसर खत्म होता है ना, एंड में ना एक लाइन स्केल से जरूर डालो। 2 लाइन छोड़ करके एक लाइन डालो और उसके बाद में भी 2 लाइन छोड़ो और फिर नया आंसर अटेम्प्ट करो। वो दिखनी चाहिए लाइन, जो द एंड, जैसे पिक्चर में आता है ना द एंड लिखा हुआ, द एंड नहीं लिखा हुआ है ना तो हमें समझ ही नहीं आता कि ये मतलब पिक्चर खत्म हो गई कि नहीं हो गई। समझ रहे हो, एकदम से नंबरिंग आ जाए तो कई बार हम भौचक के रह जाते हैं, अरे पिक्चर खत्म हो गई, मतलब समझ ही नहीं आया कब पिक्चर खत्म हो गई, क्यों खत्म हो गई भाई, अभी तो स्टोरी चल रही थी। तो ये सरप्राइज नहीं करना है आपको एग्जामिनर को कि लो जी आंसर तो खत्म। बकायदा एक सही ट्रैक को पकड़ के और एंड को सही लेके आओ। हैप्पी एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हैप्पी स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट है, जस्ट इक्विवेलेंट टू हैप्पी एंडिंग। एग्जामिनर खुश होना चाहिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया आंसर, मजा आ गया। ये जो मजा आ गया है ना, ये आना चाहिए फील। तो ये तो हो गई हेडिंग से बात। अब इन्हीं लेआउट में दिमाग में ये रखना है आपको कि डायग्राम्स भी ऐड करने, कहाँ कैसे फिटिंग करनी है, टेबल्स कहाँ डालनी है, बुलेट्स में कैसे लिखना है। ये कभी भी वो चीजें हैं, कभी भी एकदम स्टार्ट और एकदम एंडिंग में नहीं होनी चाहिए। ये बॉडी ऑफ द आंसर होता है ना, उसमें आनी चाहिए। ध्यान रखो, कभी भी स्टार्टिंग और एंडिंग ना तो टेबल से, ना डायग्राम से, ना चार्ट से, ना कोई बुलेट्स वगैरह से नहीं होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन आंसर तब माना जाता है जब आप इसको बिल्कुल सही समय पर, एप्रोप्रिएट टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टेबल्स को डालते हो कि नहीं डालते हो और कहाँ डालते हो। देखो बच्चे, एक और चीज बता दूं मैं, हमेशा अपनी बेस्ट, जो अपने आंसर की जो बेस्ट चीजें हैं ना, उनको हमेशा अपने ऑड नंबर पेजेस पे डाला करो, इवन पेजेस पे मत डाला करो। ऑड पेजेस का मतलब है राइट साइड वाले जो पेजेस होते हैं, क्योंकि हम एज अ एग्जामिनर हमेशा राइट साइड पे जो लिखा हुआ होता है ना, हम नेचुरली उसको ज्यादा देखते हैं। इसके लिए तो मुझे मेहनत करनी पड़ती है। लेफ्ट साइड के लिखे हुए पेज पर तो मुझे मेरी नजरों को उठा करके यहाँ डालना पड़ता है, तब मैं उसको देखता हूँ। तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट एग्जामिनर करना पसंद नहीं करते हैं। आप उनको इजी वे में दिखाते जाओ, वो देखते जाएंगे। अगर आपने उनसे एफर्ट करवा लिया, देखो जी अच्छी बात नहीं है। हमेशा याद रखो, राइट साइड वाले पेजेस पे ज्यादा बेहतरीन चीजें लिखो। इसका ये मतलब नहीं है कि लेफ्ट साइड वाले पेजेस पे अपने को कुछ लिखना ही नहीं है, लिखना है, जनरल टर्म्स में लिखते जाओ। लेकिन जितनी भी अच्छी बातें, इंपॉर्टेंट चीजें जिनको स्किप नहीं किया जाना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि इसके तो मार्क्स मिलने ही मिलने चाहिए मुझको, मैंने ये चीज लिखी है, वो सारी चीजें यहाँ डालो राइट साइड वाले पेजेस में। क्लियर? बुलेट्स में डालो। ये तो सारी चीज हो गई जो आपने अपना 3 घंटे के अंदर अपने आंसर पे डालनी है। अब थोड़ी सी और चीजें बात है, इस 3 घंटे से पहले जो साल भर की तैयारी है उसके लिए कुछ बातें कर लेती हूँ। ये 3 घंटे तो है इंपॉर्टेंट। मैंने अभी क्या कहा आपको, 3 घंटे केवल नहीं होते हैं, 3 घंटे से पहले प्रिपरेशन होती है। और वो प्रिपरेशन कैसे होगी, तब ये 3 घंटे में परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि आपके 3 घंटे की परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा 7 से 8 मिनट में। अब ये 7 से 8 मिनट के लिए साल भर की जो तैयारी करनी है, उसके लिए क्या करना, उसकी बात करती हूँ। एनालाइज योर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एंड प्रिपेयर। अपने पिछले सालों के क्वेश्चंस पेपर को उठाया करो, उसमें से क्वेश्चन देखो, जज करो कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप कभी नहीं होते, हर साल इस पे क्वेश्चन बनता है। उसकी प्रिपरेशन करो। और उसकी प्रिपरेशन देखो, मैं क्लियर बता दूं, उसकी प्रिपरेशन अपने नोटबुक में ऐसे करो जैसे ये मेरा 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर मैं लिख रही हूँ। आप हमेशा अपनी तैयारी के लिए अपने सोर्सेज ओपन रखो, चाहे वो आपकी टेक्स्ट बुक हो, रेफरेंस बुक हो, आपका नेट यूट्यूब हो, आपके टीचर्स, आपके खुद के नोट्स, आपके वीडियोस, पीडीएफ्स, पीपीटीज, अनलिमिटेड सोर्सेज है बेटा। हम लोग जब पढ़ रहे थे ना, तब हमारे पास में इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे ये सारे चीजें। हमने इतनी अच्छी मेहनत की है, तभी तो शायद हम आज यहाँ स्टैंड कर पाते हैं। मुझे लगता है आप लोग बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग वाले कल्चर में आ गए हो, जहाँ पे हर चीज तैयार करके परोसगारी की जा रही है। आपसे तो वो उठा करके भी नहीं, सीधा मुंह में लिया जा रहा है चीजों को। ये ज्यादा भी पैम्पर कर देते हैं ना, तब भी बच्चे खराब हो जाते हैं। ये हर जगह लागू होती है। तो थोड़ा सा हार्ड वर्कर बनो, थोड़ा सा मेहनती बनो, और थोड़ा सा अपनी तैयारी को खुद जज करो कि सच्ची में मैंने तैयारी की भी है कि नहीं की है, या सिर्फ मैं क्वेश्चन पेपर जुगाड़ करने में, नोट्स के जुगाड़ करने में, इन्हीं में लगा रह रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे, 99% बच्चे जो होते हैं ना, हमेशा नोट्स को तैयारी कलेक्ट करने में,
क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करने में इतना ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं चलता है कि इसको तैयार भी करना है, इन चीज़ों को भी तैयार करना है। वो नहीं, बस उसको कलेक्ट करते रहो। कलेक्शन में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। कलेक्शन के साथ में प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर है उनको ना केवल एनालिसिस करो बल्कि उनको प्रिपेयर करो। अपने नोट्स खुद बनाओ। देखो, हमेशा याद रखो, मेरा तो भैया अपना विश्वास है, मैं अपने ही हाथ के बने नोट्स से पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे अगर आप किसी और के बने हुए नोट्स दे दोगे तो मेरे को तो बहुत प्रेशर होता है समझने के लिए कि उसका मूड क्या था, उसने किस हिसाब से इस आंसर को लिखा है। हर एक व्यक्ति का अपना एक अप्रोच होता है भाई। तो अगर मुझे किसी के नोट्स भी मिलेंगे ना, तब भी मैं मेरे नोट्स तो खुद ही बनाऊंगी। तो नोट्स बनाने की आदत ला लो। इससे क्या होगा, एक तो राइटिंग स्किल्स आपकी बनी रहेंगी और वो 3 घंटों में आपकी हैंड स्पीड कम नहीं होगी। अगर आप लिखते रहते हो ना, तो आपको उस लैंग्वेज के, उस चीज़ों के टच में रहते हो और आपको पता होता है कैसे क्या क्या लिखना है। आपको वहाँ जा करके विचारों को ऑर्गेनाइज करना है, पर मतलब स्टार्ट नहीं करना है। लिखना सोचना नहीं है, सोचे हुए चीज़ों को सिर्फ प्रेजेंट करना है। तो ये 2 अलग अलग बातें। आपको अपनी तैयारी बिफोर द मैदान भी करनी है, और बिफोर द मैदान जो लोग मैदान में उतरते हैं ना तैयारी करके, वो ज़्यादा बेहतरीन योद्धा होते हैं। मैदान में जाने के बाद थोड़ी सी आप तलवारबाजी सीखोगे। अगर वहाँ युद्ध के मैदान में उतर गए और वहाँ तलवारबाजी सीखना शुरू कर दिया तो आप मालूम है कि क्या हश्र होगा। वही होता है बच्चों के साथ। आपको तलवारबाजी के लिए परफेक्ट होकर के मैदान में उतरना है, तब तो आप अपने आप को डिफेंड कर पाओगे, वरना तो निश्चित अब आप क्या होना रिजल्ट आपको भी मालूम है। नोट्स बनाओ, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। वो जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आए हैं और जितने भी करने हैं वो सबको अटेम्प्ट करो। कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए, चाहे वो 2 ही नंबर का क्यों नहीं हो। मैं कभी सजेस्ट नहीं करती कि आप 90 या 98 या 95 मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट करो। 100 मतलब 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी हालत में एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ये अगर छोड़ते हो तो ये आपकी कमी है। आप ये कभी मत कहना कि टाइम कम था। टाइम आपको अचानक नहीं पता चला। हमेशा घड़ी पहन के जाओ। ये घड़ी पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। घड़ी के बगैर पेपर देने जो बच्चे जाते हैं ना, मैं कहती हूँ वो आधी तैयारी तो अपनी छोड़ के जाते हैं। वो खुद बता देते हैं कि हम ढीले डाले बंदे, हमारे साथ वही होगा जो भगवान चाहेगा। अपन खुद तो चाहते ही नहीं है। अब भगवान भी मदद किसकी करता है? जो खुद अपनी मदद करता है। हिम्मत मर्दे मदद खुदा। आप खुद अगर हिम्मत छोड़ दोगे तो क्यों खुदा आपकी मदद करेगा? कुछ नहीं करेगा। अपने क्वेश्चन प्रिपेयर करो, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। डोंट पैनिक। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये टिप है बहुत इंपॉर्टेंट, कि कभी भी पैनिक मत हो। अगर आपने हड़बड़ी कर दी, अगर आप घबराहट ले आए, अगर आपने जल्दबाजी कर दी, नुकसान निश्चित रूप से केवल आपका है, केवल और केवल आपका है। तो डोंट पैनिक, बी कूल एंड काम, ऑर्गेनाइज योर माइंड, ऑर्गेनाइज योर नोट्स एंड डू स्टार्ट। बहुत अच्छा होगा आपका क्वेश्चन का आंसर्स, बहुत अच्छे होंगे। आपको मैं ये कॉन्फिडेंस सच में आपको ट्रांसफर कर रही हूँ। अगर आपने इस तकनीक से अपनी तैयारी करी, कोई व्यक्ति आपकी इस तैयारी को पछाड़ नहीं सकता। वो एक अलग बात है कि हम खुद ही अपने दुश्मन हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुझे बताना, मुझे कमेंट करना आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलर। थैंक यू।